हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। प्राचीन भारत में हम मौर्य काल के विषय में पढ़ रहे थे और मौर्य काल से संबंधित जो सेशन है वो काफ़ी लंबा हो गया था और उसी का ये अंतिम वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में। और मौर्यकालीन प्रशासन को भी हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से हम जानेंगे कि प्रांतीय प्रशासन किस तरीके से था, नगर प्रशासन किस तरीके का था, सैन्य प्रशासन क्या था, राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती थी। इन सभी बिंदुओं के बारे में इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के विषय में। प्रांतीय प्रशासन के विषय में अगर बात करें तो सबसे ऊपर जो होता था रैंकिंग में वो केंद्र होता था। केंद्र के बाद में प्रांत होते थे, प्रांत के बाद में मंडल, मंडल आहार या जिलों या विषय जिनको कहा जाता था इसमें बटे होते थे। फिर जो आहार या जिले होते थे वे स्थानीय में बटे होते थे, स्थानीय फिर डिवाइड हो जाते थे द्रोणमुख में, द्रोणमुख फिर डिवाइड होते थे खारवटिक में और खारवटिक को डिवाइड किया जाता था संग्रहण में। ठीक है, संग्रहण के बाद में फिर क्या होते थे, अंतिम जो इसका जो है स्टेप है वो होता था ग्राम। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रांतीय प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और सबसे बड़े स्तर पर रहता था केंद्र। अब केंद्र को जब प्रांतों में बांटा गया था तो जो प्रांतों का हेड हुआ करता था उसको कहते थे कुमार या आर्यपुत्र। वहीं प्रांत मंडलों में बटे थे, मंडल के हेड को कहा जाता था प्रदेष्टा या प्रादेशिक। आहार, आहार को ही जिला कहा जाता था और इसका एक अन्य नाम और कहा जाता है जिसे हम विषय कहते हैं, विषय। तो आहार या जिले के या फिर विषय के प्रमुख को विषयपति या स्थानिक के नाम से जाना जाता था। वहीं स्थानीय का अर्थ क्या था, स्थानीय 800 ग्रामों से मिलकर के बनता था, या हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय जो था वो 800 ग्रामों का समूह होता था। स्थानीय को डिवाइड किया जाता था द्रोणमुख में और द्रोणमुख 400 ग्रामों के समूह को कहते थे। 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक कहा जाता था, वहीं 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण के नाम से जाना जाता था। अंत में सबसे होता था ग्राम और ग्राम का प्रमुख जो होता था उसे ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। स्थानिक, जिसका नाम आपने अभी सुना था, स्थानिक जो होते थे वो गांवों से भू राजस्व इकट्ठा करने का काम किया करते थे। और गोप का कार्य क्या होता था, गोप उससे लिखने का कार्य करता था, यानी उसको लिपिबद्ध करते थे। ठीक है, तो स्थानिक का कार्य था भू राजस्व इकट्ठा करना, गोप का कार्य था उसको लिखना। अशोक के समय हमें प्रांतीय प्रशासन में 5 प्रमुख प्रांतों का उल्लेख देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं एवं उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उत्तरापथ सबसे पहला प्रांत था, इसकी राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। प्राशी, जिसे हम पूर्वी प्रदेश के नाम से जानते थे, ये बिहार का कुछ हिस्सा हुआ करता था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वहीं कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। तो ये प्रमुख 5 प्रांत थे जिनका उल्लेख अशोक के समय में देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं नगर प्रशासन के विषय में। नगर प्रशासन के बारे में जानकारी की बात करें कि नगर प्रशासन जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन था उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इसका सोर्स क्या है, तो मेगास्थनीज की इंडिका से इस नगर प्रशासन का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस मेगास्थनीज की इंडिका ग्रंथ के अनुसार नगर प्रशासन जो था मौर्यकाल में वो 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था और ये 6 समितियां जो थीं इनमें कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते थे, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार मिलाकर के कुछ 30 सदस्यों की समितियों के द्वारा पूरे नगर प्रशासन का संचालन किया जाता था। ये समितियां कौन कौन सी थीं, इनके नामों के बारे में देखते हैं। सबसे पहली समिति होती थी शिल्प कला समिति। ये नगर निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि कार्यों के विषय में जो है कार्य करती थी। दूसरी होती थी विदेश समिति, जो कि बाहरी राज्य हुआ करते थे। जो मौर्य काल में जो राजा होता था, राजा के आसपास के जितने भी क्षेत्र होते थे या अन्य राज्य होते थे उनसे संबंधित जितने भी मसले होते थे, मामले होते थे, उनकी देख रेख करती थी विदेश समिति। जनसंख्या समिति का कार्य था लोगों के बारे में जो है लोगों का लेखा जोखा रखना, उनसे संबंधित रजिस्टर तैयार करना, इसका कार्य जनसंख्या समिति करती थी। उद्योग व्यापार समिति आप नाम से ही समझ रहे होंगे, उद्योगों से संबंधित, व्यापार से संबंधित, ठीक है, नियमन जो होता था उसे उद्योग व्यापार समिति के द्वारा किया जाता था। वस्तु निरीक्षक समिति, वस्तु निरीक्षक समिति का कार्य था कि बाज़ारों में जो वस्तुएं होती थी जो बेची जाती थी या खरीदी जाती थी उनकी गुणवत्ता को परखना। ठीक है, कोई भी वस्तु निर्धारित दाम से या निर्धारित मूल्य से अधिक पर तो नहीं बेची जा रही है,
ठीक है। तो इस सभी चीज़ों का जो है निरीक्षण वस्तु निरीक्षक समिति करती थी। और सबसे लास्ट में होती थी कर निरीक्षक समिति, ये टैक्स वगैरह या जो भी कर लगाए जाते थे उनका जो है नियमन करती थी। मौर्यकालीन कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं। इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स भी लगातार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि मौर्यकाल में योग्य अधिकारियों का समूह क्या कहलाता था, योग्य अधिकारियों के समूह को क्या कहते थे, तो इसे अमात्य कहते थे। वहीं अग्रामात्य प्रधानमंत्री को कहा जाता था, या ऐसा बोल सकते हैं अमात्यों में जो प्रमुख होता था वो प्रधानमंत्री होता था। एस्ट्रोनोमी शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है, ये नगर का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है। इसका जो उल्लेख किया है, एस्ट्रोनोमी का उल्लेख जो किया है वो मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक में इस एस्ट्रोनोमी पद का जो है यूज़ किया गया है और इसका संबंध था मौर्यकाल में नगर के प्रमुख अधिकारी से। वहीं कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है एस्ट्रोनोमी और एग्रोनोमी में, तो यहाँ बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एग्रोनोमी अलग है, एस्ट्रोनोमी अलग है। तो एग्रोनोमी कौन था? एग्रोनोमी जिले एवं सड़क निर्माण अधिकारी के रूप में जाने जाते थे और इसके साथ साथ ये भूराजस्व अधिकारी के रूप में भी जाने गए हैं। अगला था रूपदर्शक। रूपदर्शक का कार्य क्या था? सिक्कों की जांच करना एवं जो मुद्रा प्रचलित होती थी उस समय में, यानी जिसको हम चल मुद्रा कहते हैं, चल मुद्रा का नियमन करना। एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो था ये आरबीआई की तरह कार्य करता था रूपदर्शक जो था। सौवर्णिक का कार्य था टकसाल का प्रमुख अधिकारी। ठीक है। जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे उस स्थान का जो प्रमुख मुखिया होता था, अधिकारी होता था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता था, वो सौवर्णिक होता था। आगे बढ़ते हैं, न्याय प्रशासन के विषय में बात करते हैं। न्याय प्रशासन की बात करें तो सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय माना जाता था एवं सबसे बड़ा न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय राजा का न्यायालय माना जाता था। इन दोनों न्यायालयों को छोड़ करके जितने भी अन्य न्यायालय थे उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। मौर्यकाल के दृष्टिगत दो प्रकार के न्यायालयों में कैसे बांट सकते हैं? पहले न्यायालय जो थे वो धर्मस्थीय न्यायालय, जिसको दीवानी न्यायालय भी कहते थे। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय, जिन्हें हम फौजदारी न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। यानी सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय हो गया और सबसे बड़ा न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय हो गया राजा का न्यायालय। इसके अलावा जितने भी न्यायालय थे उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया जाता था, धर्मस्थीय न्यायालय यानी दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय को ही कंटक शोधन न्यायालय के नाम से जाना जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय या दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होते थे, मुख्य न्यायाधीश, उसे हम धर्मस्थ या व्यवहारिक के नाम से जानते हैं मौर्यकाल के परिप्रेक्ष्य में। वहीं कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उसे प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। अशोक के समय में जनपद का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे रज्जुक कहा जाता था और नगर का मुख्य न्यायाधीश होता था उसे व्यावहारिक के नाम से जाना जाता था। वहीं न्याय व्यवस्था या दंड व्यवस्था के बारे में बात करें तो मौर्यकाल में कठोर दंड व्यवस्था प्रचलित थी और विभिन्न प्रकार के दंड जो है अपराधियों को दिए जाते थे, जिनमें से मृत्यु दंड देना या अंग विच्छेद, किसी के जो है अंग को काट देना या हाथ पैर को काट देना, ये भी जो है प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी। इसके साथ साथ कारावास यानी जेल में डालना और जुर्माना, ये सभी दंड जो है मौर्यकाल में प्रचलित थे। राजस्व प्रशासन के विषय में बात करें तो राजस्व के स्रोतों की संख्या 7 मानी गई है। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजस्व के 7 स्रोतों के बारे में बताया। ये स्रोत कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्रोत है दुर्ग। ठीक है। और दुर्ग के अंतर्गत जो आय होती थी वो नगरों से प्राप्त आय होती थी। राष्ट्र के अंतर्गत जनपद और ग्रामों से जो आय होती थी वो राष्ट्र के अंतर्गत आती थी। खनी के अंतर्गत खानों वगैरह से जो खानें होती थी, माइंस वगैरह होती थी, वहाँ से जो आय प्राप्त होती थी वो खनी के अंतर्गत आती थी। सेतु आय का मतलब था फल फूल एवं शाक सब्जी से जो इनकम होती थी वो सेतु आय में आती थी। वन या वन से संबंधित जो भी सामान होता था, लकड़ी होती थी, उससे संबंधित आय वन आय के अंतर्गत आती थी। ब्रज आय के अंतर्गत आती थी पशुओं से प्राप्त आय, और वहीं वणिक पथ आय के अंतर्गत आती थी जितने भी स्थल मार्ग और जल मार्ग थे उन पर जो टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, उनसे संबंधित जो आय थी वो वणिक पथ आय के अंतर्गत आती थी। कौटिल्य ने जिन 7 प्रकार के राजस्व के स्रोतों का जो है या इनकम के स्रोतों का वर्णन किया है, इस सभी को यानी इन 7 को संयुक्त रूप से आय शरीर कहा गया है मौर्यकाल में। ठीक है। आय शरीर के नाम से इनको जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त शब्द और हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मौर्यकाल में राजस्व प्रशासन संबंधित, वो है सीता। सीता क्या थी? तो सीता क्या थी? जो राज्य की भूमि हुआ करती थी या राज्य के अधीन जो भूमि हुआ करती थी उस पर खेती करने से जो इनकम प्राप्त होती थी उसको सीता कहा जाता था। ठीक है।
और भाग क्या था, ये स्वतंत्र रूप से जो किसान जो थे वो खेती करते थे, ऐसे किसान जो स्वतंत्र रूप से खेती करते थे, ठीक है, उनको एक टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, जो होता था उनकी उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक। तो इसे क्या कहा जाता था मौर्यकाल में, इसे भाग के नाम से जाना जाता था। विभिन्न प्रकार के करों का वर्णन भी मौर्यकाल में देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख करों के नाम यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखना है। और यहाँ से कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना है और नोट्स भी बनाते चलना है, साथ साथ लिखते भी चलना है। पहला कर था प्रणय। प्रणय कौन सा कर था, प्रणय कब लिया जाता था, यानी संकट काल, जब संकट काल की या आपातकाल की स्थिति आती थी तो प्रजा जो है राज्य को टैक्स के रूप में कुछ धन देती थी, इसे प्रणय कहा जाता था। और विष्टि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। काफ़ी बार ये जो है प्रश्न पूछा गया है कि विष्टि का अर्थ क्या था, तो विष्टि थी निःशुल्क श्रम, या जिसे बेगार के नाम से जाना जाता था उसे विष्टि कहा जाता था। विष्टि या निःशुल्क श्रम मतलब बिना पैसा लिए किसी के लिए कार्य करना, ठीक है। या कुछ ऐसे जो व्यक्ति होते थे, जमींदार होते थे, वो किसानों से क्या करते थे, ज़बरदस्ती कार्य कराते थे और उसके बदले में उनको धन भी नहीं देते थे, उनको इनकम नहीं देते थे। तो इस प्रकार का जो श्रम किया जाता था उसको निःशुल्क श्रम या बेगार, या मौर्यकाल में उसे विष्टि के नाम से जाना जाता था। बलि क्या था मौर्यकाल में, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। हिरण्य क्या था, हिरण ये नगद कर था, ये ठीक है, ये सीधा सीधा सिक्कों के रूप में दिया जाता था। यानी कई प्रकार के कर प्रचलित थे, कुछ कर अनाज के रूप में भी दिए जाते थे, तो ये डायरेक्ट जो था ये करेंसी के रूप में दिया जाता था, सिक्कों के रूप में दिया जाता था, नगद कर दिया जाता था। इसे हम हिरण्य के नाम से जानते थे मौर्यकाल में। वर्तनी किस प्रकार का कर था, सीमा पार करने पर जो टैक्स लगता था, ठीक है, एक राज्य की सीमा से दूसरी राज्य की सीमा में जाने पर जो टैक्स लगता था उसे वर्तनी के नाम से जाना जाता था। गुल्मदेय जो था वो सैनिकों की फीस से संबंधित पद जो है मौर्यकाल में प्रयुक्त किया जाता है। आइए जानते हैं सैन्य प्रशासन के विषय में। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिकों के लिए एक अलग विभाग जो है मौर्यकाल में प्रचलित था, और उस विभाग में 30 सदस्य होते थे। ये 30 सदस्य 6 समितियों के रूप में बटे होते थे, और कह सकते हैं हम कि हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। इन 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा ही सैनिकों का जो है विभाग का संचालन किया जाता था। युद्ध विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे सेनापति के नाम से जाना जाता था। युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी जो होता था वो सेनापति होता था, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी जो होता था उसे नायक कहा जाता था, ठीक है। युद्ध के क्षेत्र में जो सेना को देखरेख करता था, सेना का संचालन करता था, उसे नायक कहते थे। बाकी जो युद्ध डिपार्टमेंट था उसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसे सेनापति कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार पैदल सेना के 6 भागों के बारे में बताया गया। ये 6 भाग कौन कौन से थे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला भाग था इसका मौल। मौल कहते थे स्थायी सेना को मौर्यकाल में, ठीक है। दूसरा भाग था भृतक। भृतक कहते थे किराए की सेना, ठीक है, यानी अपनी एक स्थायी सेना तो राजाओं के पास रहती थी, इसके साथ साथ कभी ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती थी या कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती थी कि जब अपनी सेना से काम नहीं चल रहा है तो वो किराए की सेना भी रखते थे, उसको अलग से पैसा देते थे और अपने साथ युद्धों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे, ठीक है। तो भृतक के अंतर्गत आती थी किराए की सेना। वहीं श्रेणी बल जो होता था वो ऐसे सैनिकों का समूह होता था जो अपनी आजीविका के लिए युद्धों का सहारा लेते थे। कहने का मतलब है कि वो किसी भी के साथ भी युद्धों में जाते थे। किसके लिए जाते थे, कि उससे उन्हें पैसा मिलता था, ठीक है। आजीविका के रूप में युद्ध करने का कार्य जो करते थे वो श्रेणी बल के अंतर्गत आते थे। मित्र बल जो होते थे, कोई भी राज्य है उसके जो भी सहयोगी राष्ट्र होते थे या मित्र राष्ट्र होते थे उनकी सेना मित्र बल के रूप में जानी जाती थी। अमित्र बल कौन होते थे, किसी भी राज्य के द्वारा जो बंदी बनाए हुए सैनिक होते थे उनको भी अपने साथ युद्ध में सम्मिलित करना या युद्ध के रूप में या सैनिकों के रूप में उनका जो है सहायता लेना, उनकी हेल्प लेना अमित्र बल के रूप में माना जाता था। 8वीं बल जंगली सेना को कहा जाता था। 8वीं बल जंगली सेना को कहा जाता था। मौर्यकाल में 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 प्रकार के युद्ध हैं? प्रकाश युद्ध, तूषणी युद्ध और कूट युद्ध। प्रकाश युद्ध का मतलब था ऐसा युद्ध जो कि दोनों पक्षों के बीच में आमने सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लड़ा जाता था। तूषणी युद्ध के अंतर्गत आता था कि किसी भी पड़ोसी राज्य में या किसी भी विपक्षी या दुश्मन राज्य के भीतर जाकर के
किसी भी प्रकार से षड्यंत्र रच के उसमें आपस में फूट डलवा करके युद्ध करवा देना, ये तूषणी युद्ध की कैटेगरी के अंतर्गत आता था। वहीं कूट युद्धों के बारे में बात करें तो ये कूटनीतिक या रणनीतिक युद्धों के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका सैन्य प्रशासन। आज हमने जाना मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाके अगर कुछ को पूछना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में और अगले नए टॉपिक के साथ में। फिर तब तक के लिए नमस्कार।